मित्रम, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स बुक का एक्सरसाइज 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हमसे देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ऐसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण यानी कि आप जानते होंगे जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक देश को दूसरे देश से जुड़ने में सहायता करती है। वहाँ क्या होता है कि एक देश जो दूसरे देश से अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं में आर्थिक वस्तुओं के शेयर करते हैं। जैसे कि हम अगर किसी से कोई सामान ले रहे हैं तो उसके बदले में हम उनको कोई सामान दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है गरम मसाला काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है और बाहर विदेशों के देशों में ये बहुत कम पाया जाने वाला चीज़ है। तो जैसे हमने किसी भी देश को गरम मसाला या कोई ऐसी चीज़ें दी वस्तुएं, तो उसके बदले में हमें वो वस्तु मिलती है। यही प्रक्रिया बाकी अन्य देशों में भी होते रहती है और पूरी दुनिया में यही व्यवस्था घूमती है। ये सारी चीज़ों से आप जोड़ कर देख सकते हैं, या वो कपड़ा हो या खाने पीने की चीज़ें हो या कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ों के जुड़ने के कारण आज हमें सब कुछ मिल पाता है, वो भी आसानी से मिल पाता है। जो हमारे देश में नहीं भी उगाया जाता है वैसा भी चीज़ हमको मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि जैसे वहाँ किसी दूसरे के देश के खान पान, रहन सहन, उनकी आदतों को भी देखकर हम सीखते हैं। तो इसीलिए हम इसे किस का नाम देते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं इसे। इसके अलावा होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है जो दूसरे देशों के पास नहीं है, तो ये हम उनसे शेयर कर सकते हैं, और जो हमारे देश के पास सुविधा नहीं है बदले में हम उनसे ले सकते हैं। इन सब के पीछे ऐसा करने का कारण क्या है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। जिन चीज़ों को खोजने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा वो हम दूसरे देश से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई है, आसान हो गई हैं। सिर्फ हमारे ही देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों में जो है उन लोगों के लिए भी ये आसान हो गया है। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण है? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? भारत सरकार ने क्या किया है कि विदेशी व्यापार मतलब विदेशों से जो सामान आता है उस पर क्यों अवरोधक लगाया जाता है, रोक। तो अब मतलब इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे हम कारण जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकार ने विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदेशी प्रतिस्पर्धा देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया है। 1950 एवं 1960 के दशकों में उद्योग में उपयोग की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवेदित वस्तुओं को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत में केवल अनिवार्य चीज जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति है। चलिए इसके पीछे हम पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं और एक स्टोरी जानते हैं जिसके कारण भारत में क्यों विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगा दिया गया था। जिस समय भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, 1947 से पहले की बात है, तो भारत में जो भी चीज़ें बनती थी जैसे कि सूती कपड़ा और रेशमी वस्त्रें, उनकी डिमांड विदेशों में काफ़ी ज़्यादा थी। अंग्रेज इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, इसीलिए विदेशों में इसे ऊंचे दामों पर बेच के मुनाफा कमाते थे और भारतीयों से सस्ते सामानों पर सस्ते दामों पर खरीदते थे, जहां से भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। इसीलिए शायद 1950 से 60 तक के बीच में भारत ने ऐसी नीति बना दी कि विदेशी नीति पर पाबंदी लगा दी कि देश के ही अंदर जो भी चीज़ें बनेंगी वो बिकेंगी। एक समय ऐसा था कि अंग्रेजों के सामान का विरोध करने के लिए प्रत्येक भारतीय ने अपने सामानों को, जो विदेशी थे, उनको जलाना प्रारंभ किया था कि अंग्रेजों का विरोध कर सके। इसीलिए जो है बहुत सारी जो विदेशी चीज़ें थी उसके आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। अगर वो आती भी थी भारत तो उनसे डबल पैसा लेकर जो है तब जाकर उसे अनुमति दी जाती थी। तो ये उस समय की बात है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन भारत के आज़ाद के बाद जो है
1950 से 1960 के बीच जो है कुछ ही उद्योगों को दिया गया था अनुमति, जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम इत्यादि के अलावा बहुत सारी चीज़ों को अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन सन 1991 में आते आते आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। इसीलिए विदेशी व्यापार एवं निवेशों पर से अवरोधक को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अब जब 1991 ईस्वी आया तब भारत को भी यह एहसास होने लगा कि अगर हमारे देश का डेवलपमेंट होना है, हम अपने देश को जो है विकासशील श्रेणी में रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित श्रेणी में आता है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, ये सारे, चाइना। लेकिन हमारा भारत क्या है, वो विकसित नहीं है, विकासशील है। तो इस प्रक्रिया में अग्रसर होने के लिए 1991 में यह महसूस किया गया कि भारत के व्यापार को भी दूसरे व्यापारों से जुड़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे भी भारत में ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आनी आरंभ हो गई थी कि हम विदेशों से जुड़ने लगे थे। 1991 के बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध हटा दिया गया, यह देखकर कि हमारे साथ जो बीते हुए समय में हुआ, अब हम लोग उससे उभर चुके हैं। अब हमारा भी देश विकास की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध हटा दिया गया और धीरे धीरे जो है बहुत सारे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए गए, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना के साथ भी। तो इन देशों के साथ संबंध बनाने का मतलब इसके पीछे कारण था कि हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में जो है वो चला जाए, धीरे धीरे विकासशील होता जा रहा था। तो इसीलिए बहुत सारी विदेशी चीज़ों से पाबंदी हटा दी गई। अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं के साथ शेयर किया जाने लगा, बदले में उनसे लिया जाने लगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल का तो उत्पादन नहीं होता है, वो आता कहाँ से है, तो वो हम दूसरे देशों से, इराक, ईरान जैसे देशों से लेते हैं, बदले में हम भी उनको कुछ देते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनका भी विकास हो सके और हमारा भी। तो अपने फ़ायदे को देखते हुए और बाकी देशों से ग्लोबलाइजेशन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत ने भी इस तरीके के प्रतिबंध को हटा दिया। अगर हम दूसरा क्वेश्चन समझ चुके हैं तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रम कानून होता क्या है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश कर सकेंगी, जिसके लिए नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार का सृजन होगा और साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों के लचीलेपन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया और कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किया। चलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है श्रम कानून, उसके बारे में हम समझते हैं कि श्रम कानून जो है वो होता क्या। हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। आज हमारे घर में बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल देखे जा सकते हैं। सैमसंग हो गया, या फिर आपको क्या कहते हैं MI हो गया, या फिर आपको ओप्पो हो गया। मतलब ऐसा बहुत सारा मोबाइल है जो हम अपने आसपास अपने घरों में या अगल बगल में देखते हैं। वो सारे मोबाइल की कंपनियां हमारे देश के नहीं हैं, वो बाहरी देशों से आए हैं। तो वहाँ पे जो मान लीजिए कि अगर आप डाटा निकालें तो आप देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट करता है, किसके पास ज़्यादा खरीदने वाले लोग हैं। तो आप देखते होंगे कि भारत में भी इस तरीके की कंपनियां स्थापित की गई हैं। वो हमारी कंपनियां नहीं है, वो विदेशों की कंपनी है जो भारत में आके व्यापार करते हैं। इनसे भारत को भी फ़ायदा होता है और विदेश के कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। इसी तरीके से भारत में भी श्रम कानून को लचीला बना दिया गया। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं और दूसरे देशों में नहीं है, तो यहाँ के लोग वहाँ जाकर उसी तरीके से कंपनियाँ स्थापित करते हैं, जिससे भारत को भी फ़ायदा होता है। तो श्रम कानून में लचीलापन क्या करती है, कंपनियों की सहायता करती है, जिससे कंपनियाँ दूसरे देशों में जाकर वहाँ पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो बार बार उन्हें ले जाना और लाने नहीं पड़ता है। जिस स्थान पे जिसकी ज़रूरत हो वहीं पे फैक्ट्री स्थापित करके जो है या कंपनी खोलकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और कच्चा माल भी मिल जाता है। कच्चा माल हम किसको बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए होगा, तो ये कॉटन क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो इसीलिए श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है।
अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि दूसरे देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, जानेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थायी कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। जैसे एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स के अंतर्गत अन्य छोटी भारतीय कंपनी परक फूड को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में भी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जैसे ब्रांड के नाम इसके ग्राहकों को बेचती है। चलिए हम यहाँ समझते हैं। यहाँ आपको से क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। हम आज अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जूते चप्पल या कपड़ों की। आप खुद भी सोचिए, अभी हमने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, उसके बाद जूते हो गए जिसमें रीबॉक वगैरह जो है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी आप खुद भी सोचिए। और कपड़े के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि किलर हो गया, उसके बाद फ्लाइंग मशीन हो गया। तो इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं वो हम लोगों को कैसे मिल जाती हैं, तो ये क्या करती हैं कि दूसरे देशों से जो कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, वो हमारे देश में अपना व्यापार तभी कर पाती हैं जब हमारे देश के कानून के द्वारा उन्हें कुछ छूट दी जाती है। वैसे ही हमारे देश में भी दूसरे देशों में व्यापार जो है वो इसी तरीके से होते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड के अंतर्गत छोटी भारतीय कंपनी परक फूड को खरीद लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका डेवलपमेंट हो सके। अभी भी आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां को देखते होंगे जो कि मर्ज हो जाती हैं। जैसे हम घर बैठे ही कोई कंपनी के कपड़े या कोई कंपनी के जूते ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं, तो उसके पीछे कारण होता है कि उस देश की जो कंपनी होती है वो यहाँ आकर व्यापार करती हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। इसमें छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथनों को अपने शब्दों में व्याख्या करें। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाओं में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे उन अनेक उत्पादनों की वर्ग की उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादन एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण कहा गया, का एक प्रभाव समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना। वैश्वीकरण का जहाँ अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ इसका बुरा प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम अच्छे प्रभाव की बात करते हैं तो पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियां, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उनके सामान उन्हीं के देशों तक सीमित रह जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि वैश्वीकरण के जुड़ने के बाद जो है उनके सामान भी अब बाहर जाते हैं, बिकते हैं और उन्हें भी फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पूंजी कम है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो उनसे अपना माल सस्ते दामों पर खरीद लेती हैं, जिससे उनको नुकसान होता है और कंपनी को फ़ायदा होता है। तो वैश्वीकरण से जहां हमें लाभ दिखता है वहां कई हानि भी है। जैसे साबुन या तेल बनाने वाली जो छोटी कंपनियां होती हैं, उन्हें अपना सामान बड़ी कंपनियों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है
और इसी के कारण जो है उन्हें लाभ में कमी होती है और वो ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि कोई नया आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है और वो कुछ मार्केट में नया लेके आता है, तो उसको चलाने के लिए उसे किसी बड़े ब्रांड की आवश्यकता होती है। अगर ब्रांड मिलेगा तो वो कंपनी चलेगी, अगर ब्रांड नहीं मिला तो वो कंपनी नहीं चल पाएगी। जैसे कि बैटरी, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादन और खाद्य तेल एक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे मतलब जो कंपटीशन होता है वहाँ पे छोटे निर्माता नहीं टिक पाते और बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। आप अपने आसपास देखें और खुद सोचें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो पहले दिखती थी और अब नहीं दिखती हैं। तो जो भी उन्हें लाभ का हिस्सा मिल पाता है, वो जो बड़ी कंपनियों को लाभ जितना मिल पाया है उतना नहीं मिल पाता है। इसी के कारण उनको जो है लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन के कहीं फ़ायदे हैं तो कहीं नुकसान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापार और विदेशी नीतियों को कैसे उदारीकरण मिलेगा। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, भारत ने आज़ादी के बाद जो है उदारीकरण की नीति अपनाई, मतलब बहुत सारी विदेशी कंपनियों को यह छूट दे दी कि वो यहाँ आकर व्यापार कर सके। एक समय में भारत में भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। तो ग्लोबलाइजेशन का विकास करने के लिए ज़रूरी क्या है कि मतलब कोई भी देश उदारीकरण की नीति अपनाए, ताकि दूसरी जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में या हमारी कंपनियां दूसरे देश में जाकर जो है व्यापार व्यवसाय कर सके, जिससे देशों को फ़ायदा हो। तभी जो है व्यापार और निवेश की नीतियों के उदारीकरण के कारण जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ पाएगा और देश का विकास भी संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण से व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद कर सकता है। विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजार में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देशों के बाजारों के साथ विश्व के बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकता है। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजारों में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भी भारतीय तथा विदेशी कंपनियां ने भारत में प्रतिस्पर्धा की। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ताओं के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पादक की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेगी तथा वे अन्य प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण से किस प्रकार मदद करेगा। कि हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ताओं के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता कीमतों में सुधार करेंगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विदेशी व्यापार जो विभिन्न बाजारों में जाते हैं वो एकीकरण में कैसे सहायता करते हैं। मान लीजिए कि अगर देश में ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कोई भी सामान बाहर बिक नहीं पाता, नहीं उनको मुनाफा हो पाता। तो विदेशी व्यापार क्या होते हैं कि दूसरे जगह या हमारे जो व्यापार होते हैं वो दूसरे जगह जाकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इनसे उनको फ़ायदा ही होता है और एकीकरण यानी कि जुड़ने में भी सहायता करता है। हम अपने सामानों को दूसरे मार्केट में बेच पाते हैं। अगर वो बिक रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हमें जो है वो फ़ायदा हो रहा है। जैसे एकीकरण में जो है वो सहायता मिलती है। और क्या होता है कि मार्केट वैल्यू देखना पड़ता है। अगर कोई सामान बिक रहा है तो विदेशों में उसका मतलब कितना, मान लीजिए एक शैम्पू का उदाहरण अगर लिया जाए कि एक पाउच अगर शैम्पू या सनसिल्क हो या वाटिका हो या कोई भी ऐसे शैम्पू या हेड एंड शोल्डर हो, वो सभी अपने मतलब शैम्पूओं के पाउच को 1 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये रखते हैं। तो ज़्यादा अगर किसी का प्राइस है तो उसके पीछे रीज़न भी देना पड़ेगा कि बाकी शैम्पू से बेहतर मेरा शैम्पू है, क्योंकि लोग वही चीज़ें खरीदेंगे जो उनके बजट में होंगी। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट वैल्यू में जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही है हमारा भी सामान जो है उसी रेंज में होना चाहिए, तभी जो है
एकीकरण संभव। अगर इस तरीके से नहीं किया जाएगा तो जो कंपटीशन होता है उससे वे कंपनियां क्या होंगी, अपने आप बाहर हो जाएंगी। कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो बिकेगा ही नहीं, अगर बिकेगा नहीं तो अपने आप ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद भी विश्व कैसा होगा? अपने कारण का उत्तर दीजिए। मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, क्योंकि लोगों को दूसरे सामान को देखने का, जानने का मौका मिलेगा। वो सामान ज़्यादा अच्छा तो लोग उस चीज़ को प्रयोग करेंगे, उनके बजट में आएगा। तो वैश्वीकरण जितना अभी अच्छी अवस्था में है, भविष्य में उससे ज़्यादा अच्छी अवस्था में रहेगा। देशों में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। देश की तकनीकी पूंजी तथा श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि अमेरिका का कोई ऐसा कंपनी जो भारत में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि अमेरिका का सामान भी मतलब बिक रहा है मार्केट में और उसे फ़ायदा भी हो रहा है, तो जिसके कारण भारत से उसका अच्छा संबंध होगा। बाकी आप अन्य देशों से भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं जिससे हमको जहाँ चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो भारत का अगर अच्छा संबंध रहेगा दूसरे देशों से तो भारत को भी फ़ायदा है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश के संबंध भी मजबूत होंगे और इस तरीके से देश का विकास भी होगा। तो वैश्वीकरण भविष्य में कैसे जारी रहेगा, तो ये अपनी चरम सीमा पर रहेगा और अच्छा करेगा, क्योंकि एक देश को दूसरे देश से जुड़ने में या वैश्वीकरण में फ़ायदा ही होता है। अगर नुकसान है तो वो उससे क्यों जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि आप दो लोगों से तर्क कर रहे हैं और एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? यहाँ पे दो व्यक्ति के बहस का मुद्दा है वैश्वीकरण, कि एक अच्छाई की बात कर रहा है और दूसरे इसकी बुराई की। तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है। हम पढ़ते और समझते हैं, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है, कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया है। लोगों को नई और उन्नत तकनीकी की वस्तुएं तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु यह विकास असमान रहा है। अर्थात इतने बड़े बड़े उद्योगपति शिक्षित धनी उत्पादन और धनी उपभोक्ताओं तो लाभ पहुंचाए, किंतु छोटे उद्योगपति सुशील जैसे श्रमिक तथा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाए। वैश्वीकरण के कारण बड़ी प्रतिस्पर्धा ने भारत में कई लघु और कुटीर उद्योग को लगभग नष्ट कर दिया। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जब वैश्वीकरण का अनिवार्य विकल्प है तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका कुछ लाभ लोगों तक ही सीमित न रहे। सरकार के छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधा देकर विदेशी प्रतिस्पर्धाओं के सहयोग बनना चाहिए और देश के विकसित देशों पर अपने व्यापार को निवेश का उदारीकरण करके प्रभाव डालना चाहिए या दबाव डालना चाहिए। तो यहाँ जो दो लोगों के बीच का बहस यहाँ पे दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है भारत के लिए विकास है, विकसित किया है या फिर इसे बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई है। तो इसका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप आज से 10 साल या 20 साल पहले सोचे तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहीं नहीं नज़र आती थी। आज हर लोग हर ब्रांड का उपयोग कर पाते हैं, पहले ऐसी अवस्था नहीं थी। तो आज हमारे समाज में या हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन से भारत का विकास ही हुआ है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग थे जो हाथ से बनाने वाले व्यापारी होते थे, उनका सामान तो लगभग नष्ट हो गया है, क्योंकि उनकी जगह बहुत मतलब बड़े बड़े कंपनियों ने ले ली है। तो इसीलिए सरकार को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्वीकरण में इन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, जिससे कि भारत का भी डेवलपमेंट हो सके और इन लोगों को भी हानि नहीं हो। तभी ग्लोबलाइजेशन का विकास जो है वो अच्छे से हो सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।